अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाजरीन, हम बिज़नेस के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं और हाल ही में कराची में ख़ासतौर पर नाखुशगवार वाक़यात के बाद अब हर आदमी ये सोच रहा है कि बिज़नेस का क्या होगा, कराची शहर की तरक्की का क्या होगा, उसके लिए फ़िक्रमंद हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह जैसे तरक्की का सफ़र जो है वो जारी है, मज़ीद भी ऐसे ही जारी रहेगा और उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी और मज़ीद बेहतरी आएगी। बिज़नेस के हवाले से हम रियल इस्टेट सेक्टर की बात करेंगे और रियल इस्टेट सेक्टर में ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनका किरदार कितना अहम है और वो किस तरह से किसी भी रियल इस्टेट के मंसूबे को कामयाबी से हमकिनार करती हैं और किस तरह से मंसूबों को अपनी मार्केटिंग की, अपनी तशहीर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो मंसूबे अपनी तशहीर नहीं करते उनका क्या होता है और उन्हें इसका फ़ीडबैक कैसे मिलता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अमानुल्लाह पंजवानी साहब, जो कि CEO हैं पंजवानी मार्केटिंग नेटवर्क के। अस्सलाम वालेकुम पंजवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और पंजवानी साहब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद हुसैन साहब, जो कि CEO हैं सरजमीन पार्क बिल्डर एंड डेवलपर्स के। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। मोहम्मद हुसैन साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि किसी भी शहर की तरक्की में जो डेवलपर है उसका किरदार कितना अहम है, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, बिल्डर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है कराची की डेवलपमेंट में, और ना सिर्फ कराची की बल्कि पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया। बेसिकली असल में 3 सेक्टर हैं जो काम कर रही हैं इस वक्त। इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीमें हैं, सुलझानी टाउन है, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, इस तरीके से हैं। इसी तरह KDA की 48 स्कीमें हैं कमोपेश, और ये सब अपने प्लॉट्स, घर, फ्लैट्स बना के दे रही हैं। इसी तरह दूसरे पे जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार है, और वो भी अगरचे आप प्लॉट्स दे रहे हैं खाली, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है घरों के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जबकि दूसरे ममालिक में घर भी, फ्लैट भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के दे रही हैं, तामीर करके देती हैं, बिल्कुल तामीर करके देती हैं। और इसी तरीके से फिर तीसरा सेक्टर यही है जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, और इसमें बिल्डर्स बड़े बिल्डर्स का भी नाम दिया जा सकता है, और इसमें छोटे बिल्डर्स भी हैं जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनका भी बड़ा अच्छा किरदार है। तो बिल्डर्स का भी बड़ा अहम किरदार है और लोगों को फैसिलिटेट करने में, और लेकिन अगरचा बल्कि पूरे कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी का नक्शा जो है बिल्कुल तब्दील किया है, और जो कि इस वक्त जो है तकरीबन 12 मिलियन जो ज़रूरत है, नीड्स हैं इस वक्त 12 मिलियन जो है ज़रूरत है मकानात की, और 12 मिलियन की, तो उसके लिए भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। और इसमें बिल्डर का ही अहम रोल है हाउसिंग सेक्टर को फ़रोग़ देने में, और इसी तरह लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें यानी कि छोटे पैमाने पे जैसे 60, 80, 120 गज से लेके हाई राइज की बिल्डिंग्स तक, और इसके अलावा जो है बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट भी बिल्डर्स ने ही कराची को दिए हैं। राइट, इस पे भी हम बात करते हैं। और आप अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ कराइए कि आप कैसे इस फील्ड में हैं, कब से हैं, आपकी कंपनी कब से काम कर रही है? जी, मैं भी इसी तरीके से सरजमीन पार्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है, और प्रोजेक्ट इकरा आयशा सिटी, इकरा आयशा रेजिडेंशिया के नाम से हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी, अपकमिंग में भी इंशाल्लाह इरादा है। फ़िलहाल ये स्टार्ट किया हुआ है, लोअर तबके के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीनों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले ज़माने में ये थी कि ज़मीनों की कीमतें कम थी और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज़्यादा होती थी, अब बिल्कुल रिवर्स है, अब ज़मीनों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इसमें उसकी वजह यह है कि सरकार ने कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं किया, जिसकी वजह से ज़मीनों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, और उसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाती है। और चलें हम इसकी लागत और कॉस्टिंग में बात करते हैं। अमानुल्लाह पंजवानी साहब की तरफ चलेंगे। पंजवानी साहब, ये बताइए कि पंजवानी मार्केटिंग नेटवर्क क्या कर रहा है? पंजवानी मार्केटिंग नेटवर्क का बेसिकली जो जिस विजन के तहत मैंने इस कंपनी को फॉर्म किया है, उसमें सबसे अहम और बुनियादी चीज़ है कि हम सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन खुद चेक करते हैं। अच्छा। आमतौर पे ये प्रैक्टिस है, रिंद साहब आप खुद शोबे से वाबस्ता हैं, आपको अंदाजा होगा कि बहुत सी मार्केटिंग कंपनीज का जो फोकस होता है कि बस वो सेल कर दे, किसी भी तरह का सेल्स को जनरेट कर दे।
इसके बैकग्राउंड में हम लोग बड़ी डीपली जिसकी वजह से साल साल प्रोजेक्ट पड़े रहते हैं, तामीरात भी हो तो खड़े रहते हैं, लोग वहाँ रहने के काबिल नहीं होते, बिजली नहीं है तो गैस नहीं है, पानी नहीं है, बगैर एनओसी के माल बेच रहे हैं, बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के माल बेच रहे हैं, जंगलों में जमीन पड़ी है और वो सेल कर रहे हैं। तो मेरा इससे बुनियादी जो मकसद था वो यही था कि सबसे पहले कौम को, आवाम को जो है एथेंटिक प्रोजेक्ट दिया जाए इन टर्म्स ऑफ तमाम लीगलिटी उसकी कंप्लीटेड हो, देन इसको मार्केट किया जाए। दूसरा एक जो इसका मकसद था कि इस वक्त ओवरऑल जो कंडीशन चल रही है हमारे शहर की, हमारे मुल्क की, हाउसिंग सेक्टर में बहुत बड़ा बैकलॉग है। एक आम मुतवसत तबके का बंदा, यानी मैं यहाँ तक कहूँगा अगर इसकी 1.5 से 2 लाख रुपए भी अगर सैलरी है तो वो मकान नहीं ले सकता, ठीक है। मगर हमने अभी एक प्रोजेक्ट जो है हुसैन भाई के ताउन से लिया है, इन्हीं का प्रोजेक्ट इकराइशा रेजिडेंशिया, उसमें सिर्फ 7,000 पर मंथ के ऊपर जो है वो 80 यार्ड्स का प्लॉट दे रहे हैं और 5 साल की इंस्टॉलमेंट है, कोई बीच में हिडन चार्जेस नहीं है। आमतौर पर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होती है अभी मंथली। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है? कुछ नहीं है, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, कोई साल बाद। ये इनका भी विजन है, इनका भी यही मिशन था। ये भी चाह रहे थे कि हम जो है ना आवाम को रिलीफ दें इस कंडीशन में और लोग अपने घर बना सकें, शेल्टर बना सकें। तो बस हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ना केमिस्ट्री मैच हो गई और मैंने ये कंपनी फॉर्म की और इंशाल्लाह हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तकरीबन हाफ से ज्यादा प्रोजेक्ट। वैसे इसी पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि वैसे लोग जो है इतने मायूस हैं मुख्तलिफ डेवलपर से, बिल्डर से, और शाहद और नादिर ही आप अपने खानदान में भी अगर नजर घुमाएं तो आपको कोई ना कोई मुतासरा बंदा जरूर मिल जाएगा जिसके साथ बिल्डर ने चीट किया है, उसको डिलीवरी नहीं मिली, उसके पैसे चले गए। तो अब ऐसे वाले माहौल में आप लोगों पर एतमाद करना लोगों के लिए आसान होगा? डेफिनेटली एतमाद देंगे, हम चीज़ें दिखाएंगे उनको कि ये प्रॉपर चीज़ें हैं, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट्स हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, करीब करीब सारी फैसिलिटीज़ हैं उन प्रोजेक्ट्स के सराउंडिंग में, प्लस प्रॉपर एनओसीज हैं डिपार्टमेंट्स के। तो ये बहुत अहम चीज़ होती है। आजकल लोग बिल्कुल 100 एकड़ ज़मीन होती है 500 एकड़ बेच देते हैं। ये बिल्कुल 400 एकड़। तो आप लोग प्रोजेक्ट कहाँ लाने का इरादा है आपका? हमारा इस वक्त बिन कासिम टाउन मलीर के इलाके में है, कराची शहर के अंदर ये प्रोजेक्ट है। आपको अंदाजा इस वक्त कराची से बाहर जाम शो रोड पता नहीं कहाँ का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, मगर ये विद इन द कराची है, मलीर में है, बिन कासिम टाउन में, और तमाम यूटिलिटीज वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लोग लेकर वहाँ घर बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है, ऑलरेडी बिल्ट है। अच्छा, फौरी लेके भी बना सकते हैं? जी, फौरी लेके भी बना सकते हैं, चीज़ें भी कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि मार्केटिंग कंपनीज का जो किरदार है किसी भी मंसूबे को आगे बढ़ाने में और उसकी क्रेडिबिलिटी को मज़ीद डेवलप करने में, और प्लस लोगों की ज़रूरियात देखकर, बाइंग पावर को देखकर उसकी प्लानिंग करने और उसका प्लान बनाने में कितना अहम है? देखें साहब, बेसिकली मार्केटिंग कंपनीज का काम सिर्फ सेलिंग नहीं होता, इसके पीछे एक पूरा रिसर्च वर्क होता है, पूरी फिजिबिलिटीज होती हैं, पूरा रिसर्च वर्क होता है। देन इसके बाद कोई भी मार्केटिंग कंपनी किसी प्रोजेक्ट को करती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमारे यहाँ प्रैक्टिस में नहीं है। और बस यही कि अगर कहते हैं ना वो एक किसी की अपनी बोटी के लिए दूसरे का बकरा हलाल करना, तो कुछ ऐसी ही मिसालें हैं हमारे सामने। तो हम लोग जो है ना पहले पूरी इसका होमवर्क करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट अभी हमने लिया है ये 2 साल वर्किंग की है। अच्छा। 2 साल वेट किया हमने। हुसैन साहब इसको करेंगे कंफर्म कि जब तक इसका प्रॉपर एनओसी नहीं आया, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट ना हुआ, सब कुछ नहीं हुआ, इसके बाद आज अब हमने लॉन्च किया। तो बिल्कुल हमारी जो टाइप्स ऑफ वर्किंग है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और इंशाल्लाह हम जो है वो डिलीवर करेंगे और बेहतर अंदाज में डिलीवर। हालांकि जो ताखीर हुई है 2 साल की, इसी में जो लोग थोड़े कंफ्यूजन के शिकार हैं जी, बहुत टाइम ले रहा है। जबकि जो चलता हुआ आ रही रिवायात चलती हुई आ रही हैं कि ये ज़मीन ली और ये काम शुरू और ये घर बनाए, कब्ज़ा सच्चे वाला जो मामला है ना, वो कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कोशिश हो रही है ख़त्म करें। क्योंकि प्रॉपरली जैसे अब इनके साथ जुड़े माशाल्लाह, इनका काम जाहिर बात है डिप्लोमा ये कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रियल इस्टेट में। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिकली जो है थ्योरी देखा है। अच्छा। बाकी प्रैक्टिकल के साथ साथ ये भी अल्हम्दुलिल्लाह किया है, इससे काफ़ी नॉलेज हुई। एनओसीज के हवाले से, सेल डीड्स के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, मैंने टोटल प्रॉपर जितनी डॉक्यूमेंटेशन है किसी बंदे से नहीं करवाई, खुद की है। आपका ये पहला प्रोजेक्ट है? जी, पहला प्रोजेक्ट पहला है। अच्छा, तो क्या मुश्किलात आई जरा डिस्कस कर लें ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उनको भी थोड़ा। जो है वो जाहिर बात है ज़मीन परचेज करनी पड़ती है, उसके साथ फिर उनके जाहिर बात अगर मरूसी ज़मीन लैंड लेते हैं तो फिर खाते होते हैं उसके लिए फिर रेवेन्यू, और फिर जो एनओसीज वगैरह का सिलसिला इसमें जो सबसे बड़ा अहम है वो मुख्तलिफ किस्म की, अगर कोई ऑफिशियल बिल्डर काम करता है तो 18 किस्म के एनओसीज हैं। अभी तक तो जैसे हम बिल्डर उस पर चले गए, बाउंड्री तक पहुंच गए, तो हमने बाउंड्री की एनओसी ले ली, एमडीए की एनओसी ले ली। अब आगे जाएं तो फिर पानी, बिजली, गैस, यानी कि प्रॉपर एनओसीज के साथ हम काम कर रहे हैं अभी, यानी कि हम बाउंड्री तक आए।
कोई ऐसा कब्जा सच्चा आइए और पहले पाइए, ऐसा नहीं है। प्रॉपर हमने इनिशियल स्टेज से डॉक्यूमेंटेशन की है, उसके बाद से प्रॉपर बाउंड्री की एनओसी ली है, अब हमने डेवलपमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह एनओसी आई है। इसी प्रोसेस में 2 साल लग गए। इसमें तकरीबन 2 साल लगे क्योंकि मोरूसी लैंड्स उठाएं और उसमें खाते वगैरह हैं, ये सारी चीजें हैं। जो कि बड़े अफसोस की बात है। प्रोसीजर है। आप तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लोगों को सहूलियत फराहम करना चाहते हैं जी। क्या बताएंगे पंजवानी साहब, ये 18 एनओसीज? बिल्कुल सही है, 18 एनओसीज जो है ना वो लेनी पड़ती है बिल्डर को। बेसिकली वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। ये जो डिले हो रहा है इससे क्या हो रहा है, कॉस्टिंग बढ़ रही है। अब इस कॉस्टिंग बढ़ने का इफेक्ट जो है ना आवाम की जेब के ऊपर आता है। अगर हुकूमत ये जो रेरा का एक एक्ट है अगर उसको कर दे ओके तो ये वन विंडो शुरू हो जाएगा। इस वक्त तकरीबन 18 डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है किसी भी बिल्डर को, और अगर कोई कच्ची आबादी में कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता है या गोट में बनाना चाहता है कोई एनओसी की जरूरत नहीं है। ये सकती है हमारे सिस्टम की। वहां तो बेचते जगह पे तो बस कब्जा करो, बिल्डिंग खड़ी करो और बेच के चले जाओ। ऐसा ही है। तो फिर मतलब पता है फिर वही होता है, बिल्डिंगें गिर रही होती हैं आए दिन। अभी शहर में आप देख रहे हैं के अंदर अक्सर ये उस तरह चीजें होती रहती हैं। आबाद में भी काफी सजेशंस भी हैं और माशाल्लाह काफी हुकूमत ने इस पे इम्प्लीमेंट भी किए हैं, जबकि अभी भी बहुत सारी हैं ऐसी। अगर उन पे इम्प्लीमेंट की जाए तो इंशाल्लाह काफ़ी आसानियां हो सकती हैं बिल्डर्स। ये बताएं पंजवानी साहब, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो ख्वाब है और जो इनिशिएटिव है उसमें उन्होंने तो इसको बड़ा आसान रखने का दावा किया है कि जी बिल्डर्स कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो लाना चाहें, बल्कि उसमें स्कीम भी है कि उसमें रजिस्टर करवा लें तो उनका बड़ा स्पीडी प्रोसेस होगा सारा। तो सिंध में उसका फ़ायदा है कि नहीं? नहीं, डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, मगर ये कुछ लिमिटेशन दी थी इन्होंने कुछ अरसे के लिए। कुछ बिल्डर्स ने उसको प्रोसेस करा लिया लैंड को, अभी फिर दोबारा इन्होंने इस डेट को एक्सटेंड किया है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा स्टेप है इस गवर्नमेंट का, और अगर ये हो गया तो मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो है वो उसका अपना घर होगा। इस वक्त जो एक लैकिंग है 1 करोड़ 20 लाख घरों की कमी का सामना है पाकिस्तान को, तो इसके अंदर काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी अगर ये पॉलिसीज़ कंटिन्यू चलती रहे। हमारा मसला ये है कि हुकूमतें चेंज होती हैं तो पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती हैं। अगर कंटिन्यूटी हो, कंसिस्टेंसी हो पॉलिसीज़ के अंदर तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ये बहुत जल्दी हम ये जो स्कैरसिटी है, जो किल्लत है मकानों की, उस पर काबू पा सकते हैं। तो पर्टिकुलरली इस वाले प्रोजेक्ट में कितने आपके पास प्लॉट्स हैं या कितना एरिया है? कितना 450-500 के करीब छोटा सा प्रोजेक्ट है। एक मॉडल प्रोजेक्ट लेकर हम इसको आ रहे हैं और उसको एक मॉडल प्रोजेक्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। ये एक कराची में बेंचमार्क होगा अपनी नौयत का, ये पहला मंसूबा। सारी एमिनिटीज होंगे उसमें, हर चीज की फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू जो पूरे एसबीसी के बायलॉज हैं उसके मुताबिक इसकी प्लानिंग है, और कुछ एडवांस प्लानिंग भी है जो भी जरा हिडन है इंशाल्लाह। उसमें कुछ मीडिया वालों के लिए भी थोड़ा रख लीजिएगा कुछ ना कुछ मेरे वैसे तो रियायत आपने बताया कि 7,000 रुपए। जी 7,000 रुपए आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि माहाना इंस्टॉलमेंट है और टोटल यही है। हालांकि बीच में जो चार्जेस होते हैं सेमेस्टर, ये सबसे बड़ा मसला होता है। वैसे इंस्टॉलमेंट इतना मसला नहीं होता, लेकिन ये हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, हर साल बाद तो वो बंदा सोचता है कि यार मेरी मंथली इनकम इतनी है तो वो मैं कैसे बचा के दूंगा। यही मसला है ना, ये देखिए यही है बस। ये जो हुकूमत की पॉलिसी आई है इसमें भी बिल्डर्स का ही किरदार रहेगा। चाहे तो पॉलिसी तो हुकूमत ने दी है, लेकिन ये है कि ये घर बना के और ये फैसिलिटेट तो बिल्डर्स ही करेंगे, जाहिर बात है। सही, इस पे भी काफी काम सही। और पंजवानी साहब, अब क्या सूरत हाल है ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर की, कैसा जा रहा है? बजट भी आने वाला है, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बजट की वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है वो स्लो हो जाती है। हमारी ऐसी फील्ड है कि हर बजट में ही स्लो हो जाती है, मगर खास कोई इम्पैक्ट इसका नहीं आएगा क्योंकि इस सेक्टर को हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है इस वक्त। आपको पता है रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, तो ऐसे गवर्नमेंट तो चाह रही है कि इसको और ज्यादा चलाए। फेडरल मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, कोविड के बाद भी पहला सेक्टर यही था जिसको ओपन किया हमेशा। मतलब कोविड क्या है, पूरी दुनिया में जितनी भी आफतें आई हैं हमेशा इस सेक्टर ने जो है पूरी दुनिया को सपोर्ट किया, संभाला है उसको, पूरी कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। हर 100 साल में इस तरह के जो है ना अजाब आते हैं दुनिया के ऊपर, और उसको सपोर्ट मेनली जो है ना वो रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन ने किया है। मोहसिन साहब, आप क्या फाइनल कमेंट क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट के हवाले से या वैसे ओवरऑल अपनी इंडस्ट्री के बारे में? हाँ बिल्कुल, इसमें जो है वो दोनों तरफ असल में फैसिलिटी जो कर रहे हैं बिल्डर्स, इसमें दोनों की कोऑपरेशन चाहिए। इसमें बिल्डर्स अगर कर रहे हैं, ऑफिशियल बिल्डर जो काम कर रहे हैं, उसमें अवाम का भी साथ चाहिए, क्योंकि अवाम का जो है जहन पुराने ज़मानों में जो है काफ़ी चेंज किया हुआ है। उसको ब्रेन वॉश करना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसको ऑफिशियली और लीगलिटी पे लाने के लिए ना काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। सही, तो जिसकी वजह से भी ताखीर का भी शिकार है, क्योंकि एक्चुअल लीगलिटी पे लेके चल रहे हैं हम। तो ज़मीन ली और काम शुरू किया, तो इसके लिए अवाम भी जो है ना इसी तरीके से जो ये जो अहम है, जो अभी जो डिप्लोमास हो रहे हैं या कोई समझने के सिखाने की जो जराई हैं, जाके ज़रा समझें इनको कि ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन लीगलिटी क्या चीज़ है। और पंजवानी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बस
लास्ट कमेंट। बस मैं यही कहूंगा कि आवाम को खास तौर पर किसी भी बिल्डर से प्रोजेक्ट लेने से पहले उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को देखना चाहिए, एनओसीज देखना चाहिए, साइट विजिट करना चाहिए। और साइट विजिट एक दफा नहीं 3 दफा करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम और हफ्ते में 3 दफा करना चाहिए, जब जाकर फैसला करें कि कहाँ प्लॉट बुक कराना है। हमारे आमतौर पर एक प्रोजेक्ट है इसके अंदर 5000 प्लॉट सेल हुए थे। बड़ी हैरत की बात है, उन्होंने सर्वे किया कंपनी ने, तो यही पूछा अपने क्लाइंट से कि भाई आपने कितने यहाँ विजिट किया है जगह पर, तो 5000 में से सिर्फ 450 लोगों ने कहा कि हमने ये साइट देखी है। चलें, बहुत शुक्रिया मौलाना पंजवानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। इस पर मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जो है जारी रखेंगे, किसी और शो में आपको इनवाइट करेंगे। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे मेहमानों की, और हम आपको बता रहे थे कि रियल एस्टेट सेक्टर में क्या कुछ अच्छा मजीद होने जा रहा है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और हमने बात की बिज़नेस की, और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, और अब भी हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका आपसे तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद उमैर सिकंदर साहब, जो कि कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी हैं डेफकिलेरिया के, और डेफकिलेरिया जो है ये शॉर्ट नेम है, इसका नाम है डिफेंस एंड क्लिफ्टन एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं। आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन हमें करवाइए कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं डेफकिलेरिया में, और आप क्या कर रहे हैं। देखिए जी, मेरा नाम उमैर सिकंदर है, और मैं इस वक्त डिफेंस क्लिफ्टन एसोसिएशन जो है हमारी, उसका मैं कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी हूँ। और हमारे हर 2 साल बाद जो है वो इलेक्शंस होते हैं। हमारी एक एसोसिएशन है जो लार्जेस्ट रियल एस्टेट एसोसिएशन है पाकिस्तान की। हमारे ओवर 2000 मेंबर्स हैं, 30 मेंबर की हमारी बॉडी होती है। बड़े बेहतरीन गहमा गहमी वाले हर 2 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। हर मेंबर के पास जैसे होता है वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है, और हमारे बड़े बाशऊर मेंबर्स हैं। बड़ी अच्छी टीम उन्होंने इस दफ़ा भी हमारी 2 साल के बाद जो इलेक्शन की जीत के आई है। तो कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी मेरा ओहदा है, और कोऑर्डिनेशन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमारा जो है जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, और जो दीगर हमारे काम से रिलेटेड ट्रांसफर डिपार्टमेंट्स, बिल्डर्स, उनके सबके साथ जो कोऑर्डिनेशन है बेसिकली वो मेरा पोर्टफोलियो है। अपनी एसोसिएशन के बिहाफ पे, अपनी कम्युनिटी के बिहाफ पे उन तमाम इदारों से जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी का काम है। राइट। और आप सीईओ भी हैं नेस्ट लिंक? जी, मेरा जो है वो नेस्ट लिंक इंटरप्राइजेस के नाम से मेरा बिजनेस है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का मेरा काम है। ये मेरा समझिए कि मेरे फादर का भी यही बिजनेस है, तो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग हिज लेगेसी। और तकरीबन 13 साल से आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई हैव जॉइंड दिस प्रोफेशन, और अब अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। हमारा ऑफिस है डिफेंस में, ऑफिस है फेज 5 में। अच्छा, माशाल्लाह। और चैम्बर के भी आप मेंबर हैं? जी, कराची चैम्बर का भी मैं मेंबर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, राइट। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि डेफकिलेरिया के हवाले से आप माशाल्लाह कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, विजन क्या है आपका? देखिए जी, डेफकिलेरिया के हवाले से डेफकिलेरिया जो है वो हमारे जो बॉडी है, जो प्रेसिडेंट हैं, जो जीएस हैं, उनका विजन ये है कि जाहिर है हम आए हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर रियल्टर्स। जो हमारे वहाँ के जो भी हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनके बेटरमेंट के लिए आए हैं। और जाहिर है बेटरमेंट ऐसी होती है जब बिज़नेस चलता है। तो मेरा विजन ये है कि हमारा कारोबार चले, बिज़नेस चले, उसके लिए हम जो भी अच्छे से अच्छा हो सके, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात हों या उनसे अपनी कुछ बातें मनवाना हो कि कारोबार हमारा चलता रहे रियल एस्टेट का, उस हवाले से हम काम कर रहे हैं। और यही मेरा विजन है कि जो 2 साल मैं सर्व करने के लिए आया हूँ, इसके अंदर मैं बेहतर से बेहतर अपनी इंडस्ट्री के लिए परफॉर्म कर सकूं और मौके और फ़वाइद पैदा कर सकूं लोगों के लिए। रियल एस्टेट सेक्टर कैसा जा रहा है, क्या देख रहे हैं? देखिए जी, रियल एस्टेट सेक्टर जो है पिछले, आपको पता है कि 2018 के बाद बड़ा स्लम आया था रियल एस्टेट सेक्टर में, स्पेशली इन कराची। और क्योंकि टैक्सेस का भरमार आपको पता है, FATF के बड़े मामलात हो गए और उनके बड़े लॉज हमारे साथ लग गए, जिसकी वजह से हम बड़े परेशान रहे। और हम गवर्नमेंट को गाए बगाए हमारी एसोसिएशन लिख के भेजती रही है कि आप जो है वो इसके अंदर इस्लाहात करें। और आपको पता है फिर 2020 में कोविड आ गया, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम आ गई। आपको पता है एक रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की स्कीम दी प्राइम मिनिस्टर ने, जिसको अभी उन्होंने 1 साल और एक्सटेंड भी किया है। 30 जून को वो ख़त्म हो रही है। उस स्कीम के आने के बाद जो है वो रियल एस्टेट बहुत बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मतलब एक अच्छे ट्रैक पे चढ़ गया है। अभी ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जूस है, बहुत ज़्यादा काम करने की पोजीशन है। तो अगर ये कुछ इस्लाहात हैं जो मेरे जहन में हैं,
तो वो अगर हो जाए तो बहुत क्या तजावीज़ हैं आपकी? क्या होना तजावीज़ ये है कि उसमें जो सबसे पहली तजवीज़ है वो ये है कि हमारे जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसके अंदर अभी टैक्सेस के बहुत इशू हैं। हमारे ऊपर जो है एडवांस टैक्स लगा हुआ है 236 के, फिर गेन टैक्स है 236C। इसका जो है 1% अभी गवर्नमेंट ने हम पे लगाया हुआ है। वो 1% को कम से कम गवर्नमेंट को 0.5% पे ले जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को पहले तो समझ ही नहीं थी ना कि वाइट मनी का क्या करना है, ब्लैक मनी को वाइट कैसे करना है, अनडॉक्यूमेंटेड मनी जो जिसको हम कह सकते हैं, और है ही वो अनडॉक्यूमेंटेड मनी, ब्लैक तो है नहीं, वो एक गलत टर्म इस्तेमाल हुई है। तो उसके लिए जो है वो इन टैक्सेस को बहुत कम करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को मौके मिले। और जो गेन टैक्स है वो 4 साल की गवर्नमेंट ने शरह रखी हुई है, उस गेन टैक्स को जो है ना वो 2 साल पे कर दें, ताकि आज हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेट सपोज मैंने आज एक प्लॉट खरीदा, 2 साल बाद मैं बेचने जाऊँ तो मेरे ऊपर कोई गेन टैक्स नहीं है, तो मैं ईजी हूँ, फील करूँगा। और जो मेरी प्रॉपर्टी है जो मैंने ली है उसको मुझे वाइट शो करने में ज़्यादा से ज़्यादा कोई कबाहत महसूस नहीं होगी। अब इस वक्त तो होल्डिंग पीरियड 4 साल है। इस वक्त होल्डिंग पीरियड 4 साल है, उसको आप कम से कम उसको जो है वो 2% पे करना चाहिए, बिल्कुल। और इसके अलावा जी एक आजकल बड़ा मसला आ गया है DNFB का, जो आपको पता है FBR ने एक लगाया हुआ है। वो रियल एस्टेट एजेंट जो है वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को वो जो है वो नोट भी करे और FBR को रिपोर्ट करे। देखें ये बहुत बड़ा मसला है रियल एस्टेट एजेंट के लिए। ये रियल एस्टेट एजेंट इल इक्विप्ड है इस काम के लिए। वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो उसके पास इतनी इक्विपमेंट नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है, इतना वेल एजुकेटेड नहीं है कि वो इस काम को अच्छे तरीके से जो है वो निभा सके। तो ये काम जो है वो जो इदारे हैं, रजिस्ट्रार ऑफिसेज हैं, जो ट्रांसफ़र ऑफिसेज हैं, हम तो सर्विस प्रोवाइड करके जब गेन टैक्स भरते हैं और एडवांस टैक्स भरते हैं ऑलरेडी हम रिकॉर्ड दे देते हैं। तो ये वो इदारे बेहतर ये काम कर सकते हैं। तो ये DNFB जो है ना ये रियल एस्टेट पे नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इस चीज़ के ऊपर देखें और रियल एस्टेट एजेंट को इससे, क्योंकि फिर ये रियल एस्टेट का इल इक्विप्ड है, वो ये काम नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल मसाइल हैं। अच्छा, जैसे शहर के मार्केट के हवाले से आपने बात की, तो DHA सिटी के हवाले से क्या सूरत हाल है? अब DHA सिटी कैसे जा रहा है, वहाँ क्या डेवलपमेंट की क्या सूरत है? DHA आपकी कोऑर्डिनेशन है? जी बिल्कुल, मेरी कोऑर्डिनेशन है। ईदर इट इज़ DHA और इट इज़ DHA सिटी। DHA और DHA सिटी 2018 से बहुत धीमी चाल चल रहा है। स्पेशली मैं DHA सिटी की बात करूं क्योंकि उसमें चार्म बहुत है। और आपको पता है कि पूरा शहर में इस वक्त आफ्टर दिस स्कीम, प्राइम मिनिस्टर स्कीम, पूरे शहर में बहुत काम हो रहा है। गुलशन मेमार हो जाए, उधर भी 120 गज का प्लॉट आज 90 लाख रुपए का है, कम से कम 90 लाख रुपए का है। और इधर यहाँ आप शहर में आ जाए तो तमाम जो सोसाइटीज़ हैं बहुत महंगी हो गई हैं। और DHA सिटी में आज भी आपको लो कॉस्ट प्लॉट मिल रहा है, डिफेंस है, डिफेंस का ब्रांड है। और DHA सिटी में आपको पता है इस वक्त उन लोगों ने इतनी स्पीड डेवलपमेंट अपनी स्पीड अप कर दी है, इंटरचेंज बन गया है, सुपर हाईवे पे बेहतरीन इंटरचेंज बन गया। आप इंटरचेंज से डायरेक्ट DHA सिटी में एक्सेस हो गया थ्रू कराची। अच्छा, आपको पता है उसके बाद उन्होंने फार्म हाउसेज वहाँ पे लिवेबल कर दिए हैं। DHA सिटी में सेक्टर 3 में जो है वो विलाज लिवेबल हो गया, फैमिलीज वहाँ पे रह रही हैं, जो वहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं वो भी वहीं रह रहे हैं, तो वहाँ पे अब लिवेबल हो गया है। और इस वक्त उन्होंने बहुत अच्छे इंसेंटिव्स दिए हुए हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड हाउसेस। जो लोग भी वहाँ पे जाके अभी घर बनाना चाहें तो उनको बहुत अच्छे इंसेंटिव दे रही है DHA। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त DHA, जैसे लोग आज से 30 साल पहले DHA कराची को लाइट लेते थे और DHA कराची हैज़ प्रूवन इटसेल्फ कि वो क्या चीज़ है। DHA सिटी, ये मरीर एक्सप्रेस वे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 5 years। जिस दिन ये मरीर एक्सप्रेस वे अप्रूव हो गया, आपको पता है लास्ट ईयर CM सिंह ने अप्रूव कर दिया है, काम भी इस पर जारी होने वाला है विद इन दिस ईयर। तो ये 5 साल का प्रोजेक्ट जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन वहाँ पे आपको आज जो चीज़ बहुत मुनासिब पैसों में मिल रही है वो फिर आपको बहुत महंगी मिलेगी। ये लिवेबल कब होगा? लिवेबल तो ये हो गया है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक वहाँ पे एनर्जाइज हो गई है और लोड शेडिंग नहीं है उधर, नॉन लोड शेडिंग एरिया है वो। के इलेक्ट्रिक उधर एनर्जाइज है, सेक्टर 3 में पूरी के इलेक्ट्रिक एनर्जाइज हो गई है, स्ट्रीट लाइट सारी एनर्जाइज हो गई हैं। अच्छा। मैं बता रहा हूँ आपको 25 से 30 फैमिलीज ऑलरेडी वहाँ पे अब रहना शुरू हो गई हैं। अच्छा। जो विलाज हैं वो रेडी हैं, उन विलाज में भी आप जो है थोड़े अरसे बाद देखिएगा कि और मजीद लोगों की वहाँ पे अभी फैमिलीज की एंट्री हो रही है। और आफ्टर बकरा ईद बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ यहाँ बैठ के, बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जो भी आज उधर इन्वेस्ट करेगा
तो मैं ये बता सकता हूँ गारंटी के साथ कि साल भर में उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है और इट इज़ अ बेस्ट फॉर ओवरसीज क्लाइंट, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये इस वक्त। जो भी कराची के अंदर लोग हैं, आपको पता है DHA मुल्तान हो, DHA लाहौर हो, DHA इस्लामाबाद हो, इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइट पे चले गए हैं, हाइप क्रिएट हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइप रेट्स पे चले गए। और इसके मुकाबले में तीसरा साल है, DHA सिटी स्लो था, अब इसने पिछले महीने से पेस पकड़ना शुरू की है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इट। राइट, और वहाँ बाकी भी सहूलतें हैं जैसे एजुकेशन के हवाले से भी, वहाँ पे सोफा यूनिवर्सिटी आ चुकी है, वहाँ पे हॉस्पिटल जो है उसकी वर्किंग है, और जो बेसिक नीड्स हैं वहाँ पे मॉल्स वगैरह, ये सब चीज़ें मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें आफ्टर बकरा ईद आने वाली हैं। ग्रोसरीज वहाँ पे अवेलेबल हैं और वो एक बेहतरीन स्टैंडर्ड की सोसाइटी बनने जा रही है। और मेरा मशवरा तो तमाम लोगों को यही होगा कि इसमें ज़रूर अपना पैसा इन्वेस्ट करें। एक बात मैं आपसे बात करना रह गया, मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? वो मैसेज मैं आपको दे दूंगा। एक CVT वाला मसला था कि देखें, जैसे CVT हमारी सिंध हुकूमत ने ख़त्म की है, मैं यहाँ पे अपनी रियल एस्टेट सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम पे एक SRB का भी टैक्स लगता है। आपको पता है कोविड की वजह से 3 साल से बिजनेस बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। ज़ाहिर है लोग कोविड से घबराए हुए हैं, ज़्यादा ना बाइंग कर रहे हैं ना सेलिंग कर रहे हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट कमीशन लेता है और कमीशन लेके फिर उस पर SRB टैक्स भरता है। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 3 साल के लिए इस टैक्स को वेव किया जाए। जैसे CVT इन्होंने लास्ट ईयर वेव की, एक अच्छा स्टेप लिया और मार्केट को फायदा हुआ। एक आम रियल्टर को इसका फायदा होगा कि SRB का टैक्स अगर ये रिमूव करते हैं। तो ये मेरी गवर्नमेंट आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये अच्छा दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि देखिए जी, इस वक्त रियल एस्टेट की फील्ड में बहुत पूरे कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी कंट्री का जो पूरी दुनिया में बैकबोन होती है वो रियल एस्टेट होती है, उसकी इकोनॉमी की। हमारी कंट्री में रियल एस्टेट का इतना जान है, इतना जूस है कि अगर कोई एज अ प्रॉपर प्रोफेशन इसको लेता है और इसमें अपनी ईमान से, मेहनत से, लगन से काम करता है तो ही कैन डू वंडर्स। तो मेरा यही पैगाम है कि रियल एस्टेट का अच्छा काम है, अच्छा बिजनेस है, आप सब लोग इसको आए, ज्वाइन करें और गवर्नमेंट जितनी हमसे रियायत कर सके इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद उमैर सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद रहे। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डेफके एरिया के कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी मोहम्मद उमैर सिकंदर की। यहाँ लेते एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम बात करते हैं सिंध में नर्सिंग के शोबे की। इससे पहले भी हमने कई मरतबा बात की नर्सिंग के हवाले से, और लेकिन एक खुशखबरी है सिंध में नर्सेज के हवाले से कि अब जो नर्सिंग के इदारे हैं उन्हें नर्सेज ही चलाएंगे, बल्कि दूसरे जो नॉन कैडर लोग जो अमूमन पोस्ट हो जाते हैं वो अब वहाँ पोस्ट नहीं रहेंगे, बल्कि नर्सेज ही उनको चलाएंगे। इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारी मेहमान मौजूद हैं मोहतरमा खैरुन्निसा अकबर साहिबा, जो कि फोकल पर्सन है नर्सिंग की महकमा सेहत सिंध की। अस्सलाम वालेकुम खैरुन्निसा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अख्तर साहब, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। आप मीटिंग में थी लेकिन आपने हमें टाइम दिया, तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या प्रपोजल आपने दिया है गवर्नमेंट को और क्या होने जा रहा है? देखिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अभी लास्ट मंथ जो है वो मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर हमने प्रेजेंटेशन दी थी कि अराउंड द वर्ल्ड जो है पब्लिक हेल्थ नर्सेज काम कर रही हैं, और इल्मिया यह है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी ये पोस्टें क्रिएट ही नहीं हुई, हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब उसके लिए जो प्रपोजल दिया था अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को भी दिया, जिसमें PNC ने ये अप्रूव कर दिया। डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग ऑफिसर, जिस तरह सिंध में हमारे पास 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ 30 डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग ऑफिसर का हमने प्रपोजल दिया जो कि मास्टर पब्लिक हेल्थ या MSc नर्सिंग होंगे। उसके अलावा हमने प्राइमरी हेल्थ केयर नर्स जो है उसका कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, और वो प्रपोजल भी हमने डिपार्टमेंट को दिया है कि हर BHU लेवल पे जो है वो 3 नर्सेज होनी चाहिए ग्रेड 17 की एटलीस्ट, और उसके LHC, LHW और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज है वो वर्क करेंगी। उसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेड रेशियो है हमारा, क्योंकि पॉपुलेशन के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो तकरीबन हमें 2.5 लाख नर्सेज की जरूरत है, लेकिन ये बड़ा वो है पॉपुलेशन के लिहाज से तो बेड भी अवेलेबल नहीं है, तो पॉपुलेशन रेशियो तो हम पूरा कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके बाद हमारे पास आता है डॉक्टर नर्स रेशियो, तो हमारे पास डॉक्टर नर्स रेशियो के हिसाब से तकरीबन 62,000 नर्सेज की नीड है, और मेरे ख्याल में कॉस्ट इफेक्टिव से हम जाएंगे जो एग्जिस्टिंग बेड रेशियो है, यानी कितने बेड अवेलेबल हैं और कितने नर्सेज चाहिए, उसके हिसाब से हमने प्रपोजल बनाया और डिपार्टमेंट को सबमिट किया, और इंशाल्लाह होपफुली आज इस पर डिटेल मीटिंग हुई है मेरी, और डिपार्टमेंट ने मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल वर्क दिया है इसका, और वो करके इंशाल्लाह वो भी सबमिट करा दूंगी।
तो होपफुली ये हो जाएगा। सही, तो इसकी अप्रूवल से जो है वो कितना बेहतरी आने का इम्कान है, आपको क्या उम्मीद है? देखिए इंशाल्लाह मैं थोड़ा रास्ते में थी अभी ऑफिस पहुंची हूँ, मीटिंग से आ रही थी जी, कोई बात नहीं, आप बात कंटिन्यू रखिए। हाँ, इसके अंदर इशू ये है कि जो भी प्रपोजल हमने बनाया है, पॉपुलेशन रेशियो तो एक्सीलेंट होता है, वो जो आप सुनते होंगे ना 9 लाख नर्सेज चाहिए हमें, तो वो पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से है, जिसके हिसाब से हमारे पास ना पोस्टें अवेलेबल है ना बेड अवेलेबल है, हॉस्पिटल भी अवेलेबल नहीं है पॉपुलेशन के लिहाज से। तो हमने जो प्रपोजल बनाया है वो फैक्चुअल है, जो हमारे पास बेड्स अवेलेबल है उसके लिहाज से जब नर्सेज पूरे कर देंगे तो 100% क्वालिटी बेहतर होगी। और ये जो आप कहते हैं ना टर्शरी केयर का जो बर्डन है, पब्लिक हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर अगर हम अच्छा कर दें तो टर्शरी केयर का 50% बर्डन खत्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह प्राइमरी हेल्थ केयर में फैसिलिटीज होनी चाहिए। वहाँ जो एक मेजर गैप था वो नर्सिस का था, आपने डॉक्टर्स रख लिए और आपने पैरामेडिकल भी रख लिया, लेकिन जो बीच में नर्सिस का गैप है ये इसी की वजह से जो आपका हेल्थ इंडिकेटर है वो बेहतर नहीं हो रहा। मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी जो है वो रेट हमेशा बढ़ता ही रहा। तो इसको कम करने के लिए हमें क्वालिफाइड नर्सिस जो है, पब्लिक हेल्थ नर्सिस, उनकी बहुत जरूरत है। तो इस प्रपोजल के बाद हम ये कह सकते हैं, इस प्रपोजल के बाद खैर साहब ये कह सकते हैं कि तालुका की सतह पर और नीचे रूरल हेल्थ सेंटर्स की सतह पर भी नर्सेज वहां मौजूद होंगी इंशाल्लाह बिल्कुल मैनेजमेंट पोजीशन पे होंगी, बिल्कुल मैनेजमेंट पोजीशन पे होंगी। और प्रिंसिपली ये समझ लें कि हमारी गवर्नमेंट माशाल्लाह से हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहबा, हमारे सेक्रेटरी साहब, तकरीबन उन्होंने ये चीजें एग्री की हैं और इसको क्योंकि डिपार्टमेंट हमारा नोट शीट बना के देगा, समरी बड़ी है, सीएम तक जाएगी, तो होपफुली डिपार्टमेंट इसको फुल सपोर्ट करेगा और कर रहा है। आज जो मेरी डिस्कस हुई उस पर उन्होंने डिटेल से मुझे सुना भी और उस पर काफी चीजों का उन्होंने मुझे बताया भी कि ये चीजें आप और करके लाएं, तो इंशाल्लाह ये समरी बहुत स्ट्रॉन्ग समरी जाएगी हमारे डिपार्टमेंट से। अच्छा, और इसके फाइनेंशियल्स के हवाले से क्या कहते हैं? डेफिनेटली जो फाइनेंस है, ग्रेड 18 की हमने 30 पोस्टों की बात की है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप पे हमने बात की है 17 ग्रेड की, 60 और फिर 16 ग्रेड की जो है तकरीबन 16,000 नर्सिस की हमें जरूरत है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, ये जो कोविड इमरजेंसी में हमारे न्यू बेड क्रिएट हुए थे, एचडीयू, आईसीयू, आइसोलेशन सेंटर, तो टोटल तादाद जो हमने बेड के रेशो से बनाई है मिनिमम करके वो तकरीबन 16,000 बनती है। वो कम से कम हमें पूरा करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट्स की केयर हो। अच्छा। और होपफुली इंशाल्लाह हो जाएगा। और दूसरा ये बताइए कि आप स्टूडियो में होती तो लाइव कॉल्स भी उस वक्त साथ साथ चल रही होती, बहुत सारे लोग ये बच्चे पूछना चाह रहे थे एग्जाम के हवाले से, तो एग्जाम कब होने जा रहे हैं? अब मैं अभी फ्रेश ही न्यूज बताती हूँ क्योंकि आज मेरी इस पे भी डिस्कस हुई है और इंशाल्लाह बोर्ड जो है वो 1-2 दिन में ही कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा और बोर्ड जो है वो कंट्रोलर की पोस्टिंग करेगा, तो विद इन वीक ये हो जाएगा। जैसे कंट्रोलर की पोस्टिंग होती है उसके 25 दिन के अंदर इंशाल्लाह एग्जाम हो जाएंगे, तो होपफुली जल्दी हो जाएगा, जुलाई के एंड वीक इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब सारे बच्चे इत्मीनान रखें, बच्चे बड़े परेशान हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इत्मीनान रखें। अच्छा, ये बताइए कि जो डिले हुआ ये कैसे कवर कैसे होगा, उनका एकेडमिक ईयर कैसे कवर करेंगे, क्या आइडिया है? देखिए, इसके लिए मैंने बहुत अच्छा सा प्रपोजल सोचा हुआ है, फिर बोर्ड ने उसको एग्रीड किया, तो इंशाल्लाह इसको हम दे देंगे। अगर बोर्ड की क्योंकि अप्रूवल जरूरी होती है यहाँ, तो अभी बोर्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि एक एनुअल के बाद सप्ली आती है, तो हम उस सप्ली में दूसरा एनुअल भी ले लेंगे, तो जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनका टाइम कवर हो जाएगा दूसरे एनुअल में, और जब बच्चे फेलियर होंगे तो डेफिनेटली वो उनकी जो चांसेस है वो रिजर्व करा के उनको अगले उसमें चले जाएंगे। तो हम ये 2 एनुअल जो है वो एग्जाम करवा देंगे ईयर में, तो वो इंशाल्लाह उनका टाइम जो है वो कवर हो जाएगा। मतलब इससे ये बेहतर हो जाएगा, उनका टाइम का कोई मसला नहीं रहेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल, काफी उनका टाइम कवर हो जाएगा। अच्छा, सही, बस तो बहुत शुक्रिया आपका। खैरुन्निसा आप हमारे साथ मौजूद रही हैं टेलीफोन लाइन पर, और नाजरीन हमने गुफ्तगू की है मिस खैरुन्निसा अकबर से,
जो कि फोकल पर्सन नर्सिंग की महकमा सेहत सिंध की, और हमने कोशिश की है कि नर्सिंग के हवाले से जो एक खुशखबरी है और उन्होंने जो एक प्रपोजल बनाया है जिसकी वजह से नर्सिंग इदारों में अब नर्सेज ही हेड रहेंगी और एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर भी नर्सेज ही रहेंगी, तो वो बेहतर होगा कि वो नर्सेज के मसाइल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं और फिर उनको हल करने के लिए भी इकदाम कर लेंगी। तो ये खुशखबरी हमने आपको बताई, और इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को मेट्रो मैटर से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।